अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ये सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो ये रहा 0। सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? तो ये रहा, सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स हो गया। अब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी थी और गॉस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब ज़रा 1 मिनट बोर्ड पे आ जाओ और थोड़ा ध्यान से आंसर देना। ये मेरा एक क्यूब है, ओके, ठीक है, और मैंने ना एक चार्ज लिया और उस चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया, क्यू। आप बताओ फ्लक्स कितना है इस क्यूब के थ्रू? फ्लक्स कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म, डिवाइडेड बाई 12, 4। क्या गॉस थ्योरम ने ये नहीं कहा था कि चार्ज बॉडी के अंदर आना चाहिए? क्या बॉडी के अंदर चार्ज आ रहा है? ये रूम है, इस रूम की ये इसके सेंटर में रखा है। आप बताओ क्या ये बॉडी 8 1/4 1/4 इस पूरे चार्ज को बॉडी के अंदर लाने के लिए एक क्यूब मुझे इधर बनाना पड़ेगा, एक क्यूब इधर बनाना पड़ेगा, एक क्यूब इधर। इमेजिनेशन करते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। मेरे को क्या करना है? चार्ज को इधर रखना है, यहाँ पे, समझे? समझाते। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसके यहाँ पे रखा है मैंने चार्ज। तो याद है आप लोगों को मैंने क्या बोला था? एक फुटबॉल को यहाँ पे रखना है, तो क्या होगा? पहले फुटबॉल का आधा पार्ट कट किया जाएगा तो हेमिस्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर ऐसे रखा जाएगा, तो आधा इससे आधा इससे, दैट्स हेमिस्फीयर, और आधा हेमिस्फीयर इसके ऊपर भी आएगा। तो इस बॉल को कवर करने के लिए कितने क्यूब बनेंगे टोटल? 4 क्यूब, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, और 2 इनके टॉप पर। समझ गए मेरी बात? तो इस क्यूब को, इस चार्ज को कवर करने के लिए टोटल कितने क्यूब आएंगे? 4। समझे मेरी बात? तो मेरा जो 4 क्यूब की वजह से फ्लक्स है, दैट्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक क्यूब की वजह से कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ आई मेरी बात? दोबारा से क्लियर करूं क्या? पक्का? यहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझाना है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बोर्ड पे देखो ज़रा। मैंने यहाँ पर रखा है ना चार्ज, यहीं पर रखा है ना चार्ज, दिख रहा है? मैंने इस पर 3 सरफेस लिख ले रही हूँ। एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला, और एक सरफेस ये वाला। दिख रहा है आप लोगों को 3 सरफेस? ये ऊपर वाला देखो ऐसे, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो एक सरफेस मैंने ये वाला लिया है, ये जो वॉल दिखाई दे रही है आप लोगों को, समझ गए मेरी बात? एक सरफेस ये छत वाली है, सही है, और एक मैंने कुछ भी मान ली, मान लो ये वाली मान ली। तो एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, दिख गया? मैं पूछ रही हूँ इस वाले सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा उस चार्ज की वजह से? 0। जो प्लेन, जिस सरफेस पर चार्ज रखा होता है उसकी वजह से फ्लक्स कितना होता है? 0। समझ गए मेरी बात? जो भी प्लेन, जो भी सरफेस पर चार्ज रखा होता है, समझ गए ना मेरी बात? कोई भी प्लेन, कोई भी प्लेन जिस पर चार्ज रखा है, उस प्लेन पर उस चार्ज की वजह से फ्लक्स इज ऑलवेज 0। पहले बोर्ड पे देखो। अब मुझे बताओ, क्या सेकंड प्लेन पर ये चार्ज रखा है? दैट्स माय सेकंड सरफेस। क्या इस पे चार्ज है? तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्या इस वाले पर चार्ज रखा है? तो इस पर भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्या 3 पर भी 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि उस पर तो ये चार्ज नहीं है। तो पहले वाले सरफेस और दूसरे वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना है? मैं भी रीज़न लिखवा रही हूँ, पहले मेरी बात समझो। समझ गए? अभी रीज़न लिखवा रही हूँ, 1 मिनट सुनो। यहाँ तक समझ आ गया?
फ्लक्स होगा, कितना होगा वही पूछ रही हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, बताओगा कोई ड्यू टू ईच फेस कितना? 24। क्यों आएगा? गलत। अभी तो देखा, दो सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना हो गया? 0। मैंने चार्ज यहाँ पे रखा, इसका वजह से फ्लक्स 0, इसकी वजह से फ्लक्स 0, तो बाकी कितने बचे? 4 सरफेस बचे। कितने बचे? तो 4 सरफेस की वजह से इतना है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? मैं कह रही हूँ, इतनी बात समझ आई सबको? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस क्यूब की वजह से इतना फ्लक्स है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? इस क्यूब की वजह से इतना फ्लक्स है। अब इस क्यूब में कितने फेस है टोटल? 6। उन 6 फेस में से कितने फेस पर फ्लक्स 0 हो गया है? 2। तो अब कितने बचे? तो 4 फ्लक्स ही तो 4 फेस ही तो फ्लक्स निकाल रहे हैं, 6 फेस थोड़ी फ्लक्स निकाल रहे हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है, देखो मेरे पास टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, जिसमें से पहले वाला फेस और दूसरे वाला फेस जो फ्लक्स निकाल रहा है वो तो आप लोगों ने 0 बोल दिए ना, तो अब 6 में से 2 फेस तो माइनस ही कर दो, तो अब कितने फेस बच रहे हैं? सिर्फ 4 फेस बच रहे हैं। तो अभी जो फ्लक्स निकला था वो कितना था? अब ईच फेस की वजह से अगर मैं निकालूंगी तो ईच में कितने फेस आ रहे हैं? 4। तो कितना आ जाएगा? तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/16 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इतना है, बाकी के 4 इक्वली होंगे। हाँ, समझ गए मेरी बात? किसी को दोबारा समझाना है? क्लियर हो गया? रिपीट करूं क्या? पक्का? नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करना। क्या तीसरे पे? वो टोटल क्यूब की वजह से है। तीसरे फेस पे तो इतना होगा ना, थर्ड फेस पर इतना होगा, दैट्स ड्यू टू ईच फेस। ठीक है, बस पहले और दूसरे फेस को छोड़कर बाकी जितने भी 4 फेस हैं वो इतना निकाल रहे हैं। देखो मेरी बात, इसके टोटल 6 फेस है। पहले फेस की वजह से फ्लक्स कितना है? 0। दूसरे की वजह से भी कितना है? 0। जो तीसरा फेस है, चौथा फेस है, 5वां है और जो छठा है, वो चारों इतना निकाल रहे होंगे फ्लक्स, Q/16 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, रिपीट करना है क्या? अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और ये खत्म, फिर एप्लीकेशन शुरू करेंगे। ये लिख दिया, पहले दूसरे पे 0, तीसरे फेस का, चौथे फेस का, 5वें का, छठे का, सारे फेस का ये है। ठीक है, हटा दूँ? थोड़ा जल्दी नोट करो फिर। कोई नोट्स रीड करता है जो मैंने फॉरवर्ड किए ग्रुप में? मत करो, कल के टेस्ट में रुला देना है मुझे। उसमें मैंने हर पॉइंट लिखे हैं नोट्स में, अपने लिए तो लिखे नहीं है, तुम लोगों के लिए लिखे हैं। चलो, मैं इस वे में बोल रही हूँ कि उन्हें पढ़ो, उन्हें याद करो, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल्स करो। पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो, टेस्ट के नाम पे कभी टेस्ट देने नहीं बैठते हो और पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट, अब फिर से मैंने क्यूब लिया और कल हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने अपने चार्ज को यहाँ पे रखा है कॉर्नर पर, तो बताएगा कोई कल हम लोगों ने कितना फ्लक्स निकाला था? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, है ना? जब हम लोगों ने कॉर्नर पे रखा था तो फ्लक्स कितना आ रहा था? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला था। पक्का? चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से डायग्राम देखो, देखो समझो मेरी बात को। मैंने उस कॉर्नर पे चार्ज रखा है जहाँ कैमरा लगा हुआ है, समझ गए? ठीक है ना? अब ये मेरा फर्स्ट फेस, ये मेरा सेकंड फेस, ये मेरा थर्ड फेस। 1 2 3, बताओ 5 1 5 2 5 3 कितना है? क्यों है 0? क्यों है 0? देखो ये चार्ज इस पे आ रहा है,
सही है ना? जब चार्ज सेम प्लेन पे रखा होता है तो वहां पर फ्लक्स कितना हो जाता है? 0। ये वाला चार्ज तो इस प्लेन पर भी आ रहा है तो इसकी वजह से भी, और इस पर भी आ रहा है तो इसकी वजह से भी कितना हो गया? समझ गए ना मेरी बात? क्लियर हो गई? तो अब इस क्यूब के कितने फेस हैं टोटल, जिनमें से 3 की वजह से कितना हो गया, तो बाकी की वजह से कितना निकलेगा? जरा बताओ। फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, जो बाकी के 3 बच रहे हैं ना, उनकी वजह से फ्लक्स कितना होगा? अब किससे? 1/3। टोटल 6 थे ना, उन 6 में से 3 तो हट गए, बाकी कितने बचे? 3 बच रहे हैं, तो ईच फेस की वजह से कितना आ जाएगा? Q24ε0। समझ आई मेरी बात? अच्छा ध्यान से देखना, 1 मिनट मेरी बात सुनो जरा। Q1 Q2 Q3 0 है, तो आप कह रहे हो यही Q4 है, यही Q5 है और यही Q6 5 6 है, सही है? 5 4 5 5 5 6 3 फेस से तो फ्लक्स निकल रहा है और वो तीनों फेस इतना फ्लक्स निकाल रहे हैं। सही है गलत है? सही है। टोटल फ्लक्स निकाल के चेक करें एक बार टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स मतलब पहले की वजह से दूसरे फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेस। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? भाई क्यूब के 6 फेस ही तो हैं, तो हर फेस का फ्लक्स निकाल दूँ, उन्हें जोड़ दूँ तो नेट फ्लक्स मिलना चाहिए। चेक करते हैं कि क्या ये मेरी बात सही है। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, बाकी के 3 चेक करने हैं। कितना? Q/24ε0, Q/24ε0, Q/24ε0। चेक करना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3Q/24ε0 आ रहा है ना? वही आ रहा है ना? सेम। समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? नहीं समझे? रिपीट आ गया? मैं आपको रीचेक करके दिखा रही थी कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। मैंने कहा क्यूब का नेट फ्लक्स चेक करो, तो नेट फ्लक्स के लिए ईच फेस का फ्लक्स चेक करना था, तो स्टार्टिंग के 3 पे तो मैंने 0 बोल दिया, बाकी के 3 पे मैंने इतना बोला, मैंने इन सबको जोड़ा तो इतना आ रहा है नेट फ्लक्स, और यही तो था, तो मैं चेक कर रही थी बात सही है। समझ आ गई? तो आपको यहाँ पे क्या बात समझ आ रही है? अगर कोई चार्ज सेम प्लेन पे रखा है तो उस चार्ज की वजह से उस प्लेन पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, बट मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कहती हूँ, मुझे जेई के क्वेश्चन इसलिए कराने हैं क्योंकि बोर्ड का पेपर बहुत लेवल इंक्रीज हो गया है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का पेपर बेकार जाए, तो आप लोग वो हर कॉन्सेप्ट समझ के चलो जो अब आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। डन? अरे अब तो हो गया, हटा दूँ? चलिए अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। डालो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आप इस चैप्टर के अंदर बची लास्ट में 3 डेरिवेशंस एंड चैप्टर खत्म। इन 3 डेरिवेशंस में न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल हो जाता है, काम खत्म। तो जितना हो जाएगा उतना 100%। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो जो मैं डेरिवेशंस करा रही हूँ उसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आए नहीं है, अगर आ भी गए तो बहुत हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एग्जाम में आई है ये डेरिवेशंस, ठीक है? ये 3 डेरिवेशंस हैं गॉस लॉ पर, एंड तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के यूटी में भी एक डेरिवेशन पक्का आएगी, तो ये तीनों डेरिवेशंस अच्छे से करेंगे। पहला हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमें 3 डिफरेंट बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं गॉस थ्योरम की। इसके अंदर मुझे 3 अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले मुझे एक लॉन्ग वायर की वजह से निकालना है, फिर एक मुझे थिन शीट की वजह से निकालना है, और फिर मुझे एक स्पीयर पे निकालना है। तो पहले हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। समझ गए मेरी बात? मेरे पास एक लॉन्ग वायर है, तो ये रहा मेरा एक लॉन्ग वायर, ठीक है। अब इसको मैंने चार्ज दिया, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगी तो वो चार्ज कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पर इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वायर है तो कंडक्टिंग बॉडी है, सही। और हमने पढ़ा है कंडक्टिंग बॉडी पर जो चार्ज होता है वो उसके बॉडी पर फैल जाता है सरफेस पर इक्वली, सही है। तो मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया और उसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया जो उसके सरफेस पर इक्वली स्प्रेड होगा। तो अभी मैं इसको पॉजिटिव ऐसे लिख देती हूँ, सही है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से निकालना है? क्या कर रहे हो? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से निकालूंगी? गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है? चार्ज क्लोज्ड बॉडी पर होना चाहिए, सही है, सही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर को ड्रॉ करती हूँ जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है ना। मुझे क्लोज्ड बॉडी बनानी है ना इसके चारों तरफ, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर नहीं काम कर सकते हम लोग। तो ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया जो मेरा गॉसियन सरफेस है। समझ गए मेरी बात? देख लेना एक बारी। अब इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने एल ले लिया और इसकी जो रेडियस है ना वो मैंने आर ले लिया। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे बताओ कौन सी शेप दिखाई दे रही है? सिलेंडर। कौन सी शेप दिखाई दे रही है? अभी बोर्ड पे पहले देखना, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, बाद में नोट करेंगे, मैं डिक्टेट करूँगी, पहले हमारा काम है समझने का। मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स। गॉस थ्योरम कहाँ पे गॉस थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं? फ्लक्स निकालने के लिए। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट और रॉन्ग? ये गॉस थ्योरम कहती है। और मैथमेटिकली मेरा फ्लक्स किसके इक्वल था? E का डॉट प्रोडक्ट विद ds, सही है ना, क्लोज्ड सरफेस के लिए ना, है सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो मैं पहले ये यूज़ करूँगी, पहले मैं ये निकालूंगी, फिर मैं ये लिख दूंगी और इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, सही। तो पहले मैं इसे यूज़ करूँगी, तो मुझे फ्लक्स निकालना है। पहले मुझे बताओ इस सिलेंडर के टोटल कितने सरफेस हैं? 3। एक ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल और एक कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो 3 जगह से फ्लक्स निकलेगा, एक ऊपर वाले सर्कल से, एक नीचे वाले सर्कल से और एक इसके कर्व वाली जगह से। तो अभी मैं क्या लिख रही हूँ? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। किसी को दिक्कत है क्या? अभी देखते हैं, पहले ये बताओ इतना ठीक है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबको अच्छे से समझ आ गया? चलो क्या लिखें? पहले ऐसे लिख लेते हैं, E1 डॉट ds1 पहले की वजह से, E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो आपको याद है जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी तो लाइन पर जब पॉजिटिव चार्ज दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? याद है किसी को? कैसे थी? ये थी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये ड्रॉ किया था हम लोगों ने डायग्राम, ठीक। ये आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था तब, ठीक है जी। अब 1 मिनट बोर्ड पे आ जाओ, बाद में नोट करेंगे सब लोग। पहले मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनो। चलो ऊपर वाले सर्कल की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले सर्कल की। आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एरिया वेक्टर कहाँ पर होता है? परपेंडिकुलरली
आउटसाइड, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90। अब नीचे वाले सर्कल पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इनके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल आ गया? चलो अब इस सी एस ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर सेम परपेंडिकुलर आउटसाइड, कितने डिग्री का एंगल आ गया? अब ये बताओ किसको ये 3 बात समझ नहीं आई है? रिपीट करना है। देखो ऊपर वाला सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है ना, रेड लाइन जो दिखा रही है ये मेरा अगर कोई वायर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ की थी ना हम लोगों ने, इसीलिए पहले वाली चीज़ें भी अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, इसका छोटे से एलिमेंट अगर कट करोगे तो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इस सर्कल का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अब आ गई बात समझ में? अब नीचे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर कैसे होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो नीचे सर्कल का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? समझ गए मेरी बात? अब इस कर्व का छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया? 0। इसका एरिया वेक्टर मैं ds1 ले लेती हूँ, इसका ds2 ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं ds3 ले लेती हूँ। हाँ बोलो। छोटा एलिमेंट, आप देखो ये एक वायर है ना, वायर है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, तो E1 E2 E3 सब E होंगे, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90, S1 की बात हो रही है। अब S2 के लिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कितना है? cos 90। तीसरे की बात करते हैं, कितना आएगा? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल 0। मैंने E1 E2 E3 तीनों को E लिया है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये क्या हो गया? 0। ये भी कितना हो गया? तो मेरे पास जो फ्लक्स आ रहा है, नेट फ्लक्स, वो कितना आएगा? EDS3। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? सही है क्या? E तो यूनिफॉर्म है ना, E क्या है? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। चलो तो मेरा फ्लक्स कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये कितना आएगा? DS3। कोई दिक्कत है? सही है। ये DS3 कहाँ पे कट किया था? CSA पे। तो छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूँगी तो इसका पूरा एरिया मिल जाएगा ना। किसका एरिया मिलेगा? कर्व्ड पार्ट का, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होता है? 2πRH। सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH। समझे मेरी बात? दोबारा से एक बार बोर्ड पे देखो। DS3 का इंटीग्रेशन करना है, छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूंगी तो टोटल एरिया मिलेगा। किसका टोटल एरिया मिलेगा? एलिमेंट कहाँ ड्रॉ किया था? CSA पे ड्रॉ किया था, तो अब एरिया भी किसका मिलेगा? कर्व सरफेस का मिलेगा। और सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है? 2πRH। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? phi इज इक्वल्स टू ES3, और S3 मेरा सिलेंडर का है। और एक मिनट बोर्ड पे देखो, 2π, रेडियस मैंने R एज्यूम किया था और हाइट मैंने कितनी एज्यूम की थी? L। तो मेरा फ्लक्स कितना आ गया? E2πRL। और ये फ्लक्स मैंने कैसे निकाला है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। समझ आ गया? पहले नोट करो इसको, ऊपर थोड़ी लाइन छोड़ देना, मुझे थोड़ा सा लिखवाना है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, फ्री डायग्राम ड्रॉ करना, ये डेरिवेशन नोट कर लेना, फिर मैं लिखवा दूंगी। बच्चों 1-2 डायलॉग ही मारूंगी मैं तुम लोगों को, अगर कुछ नहीं समझ आया तो पर पूछ लेना, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा ही रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो अगर किसी को ना समझ आए ना तो पूछना, तुम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है।
नहीं अभी ख़त्म कर, इसके ऊपर कुछ लिखना है, मैं ऐसी ओरली बोल दूँ तुम लोग लिख लोगे, बस ये लिखना है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया जिस पर हम लोगों ने क्यू चार्ज दिया। बेटा सुन ले, कुछ काम घर पे भी कर लियो, सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसे हमने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल होगा। याद है मैंने बताया था गॉस थ्योरम कैसे, गॉस के जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल, सही है। तो मैंने इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेंडर बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? जिसका रेडियस हमने कितना एज्यूम कर लिया, r, और जिसकी लेंथ हम लोगों ने कितनी एज्यूम कर ली, l। ये सब अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है? बढ़ूँ आगे, हटा रही हूँ मैं इसको। अब देखो, आप लोगों ने नेट फ्लक्स निकाल दिया है ना, आप लोगों ने नेट फ्लक्स निकाल दिया। हम लोगों ने नेट फ्लक्स कितना निकाला, E2πrl। अब मैं लगाती हूँ गॉस थ्योरम, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स कितना होता है, Q/ε। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही है ना? पर याद करो, याद करो, Q एक पॉइंट पे रखा था ना, Q कहाँ पे रखा था, एक पॉइंट पे। यहाँ पे तो Q पूरे तार पे फैला हुआ है, तो यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब ध्यान से देखो मेरी बात को। आप लोगों ने अब तक गॉस थ्योरम के जो भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे Q एक पॉइंट चार्ज था, अभी आपने चार्ज को एक तार पे फैला दिया, समझ गए? तो यहाँ पर चार्ज एक लेंथ में स्प्रेड है, क्योंकि मैंने बोला ना इनफाइनाइट वायर है तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और रेडियस बहुत कम होगी। तो हमारा जो चार्ज है हम मान रहे हैं वो एक लाइन पे फैल गया। कहाँ पे फैल गया? अब ध्यान से सुनो, जब मेरा चार्ज किसी लाइन पे स्प्रेड हो जाता था तब हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे मेरा जो चार्ज है वो एक पॉइंट पर नहीं है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करती हूँ। आप लोग मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो कोई? बोर्ड पे देखना एक मिनट। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी क्या बताता है? डेंसिटी क्या बताता है? नॉर्मल लैंग्वेज में डेंसिटी बताओ। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? एक वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, यही तो बता रहा होता है ना। या ये भी तो बता रहा होता है कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है। जिसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं उसको आप क्या कहते हो, हायर डेंसिटी। जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको आप क्या कहते हो, लो डेंसिटी। अच्छा मान लो ये मेरा कोई भी है, ठीक है, मान लो ये 4 वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है ना लेट इट्स 4 मीटर क्यूब, तो आप ये बताओगे ना 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है, दैट्स डेंसिटी। सही कह रही हूँ ना? ऐसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कि मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ में कितना आ रहा है। समझ लो मेरी बात? डेंसिटी क्या बताता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है। समझ लो ना मेरी बात को? ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताएगा कि पर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? तो लैम्डा कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है ना? हमारा डेंसिटी क्या बताता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। अब मेरा जो चार्ज है वो लेंथ में स्प्रेड हो गया, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, तो लैम्डा Q अपॉन L। तो बच्चों यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू L। सही है ना? तो अब मुझे गॉस थ्योरम में इस Q की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पे मैं Q अपॉन एप्सिलॉन यूज़ नहीं कर सकती
क्योंकि जो मेरा चार्ज है वो मेरे वायर की लेंथ में स्प्रेड हो गया है। तो अभी मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू एल। समझ आ गई मेरी बात। चलो, तो ये आपने फ्लक्स पहले निकाला, ये आपने फ्लक्स अब निकाला, क्या इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया जाए? चलो तो कर देते हैं फ्लक्स को इक्वल पुट। ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल कितना आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा क्या, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। समझ गए मेरी बात। हो गई डेरिवेशन कंप्लीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट कर लो। अभी भी किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बच्चों किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। डन। किसी स्टेप में दिक्कत, सर जी तुम दोनों को क्लियर, मैडम तुम्हें क्लियर, मैडम तुम दोनों को। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर, स्केलर वेक्टर, सही। ये तो मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा अब तो हो गया भाई, सॉरी। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो कितना लिखूंगी, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये तो वैल्यू दे रहा है ना। डायरेक्शन देने के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप, दैट्स इट्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। 11th क्लास का कुछ याद नहीं है तुम लोगों को। डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप। समझ गए मेरी बात। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी व्हाट इज आर कैप, कैप क्या होता है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 किस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा, और डायरेक्शन आर की होगी, इसलिए आर कैप। 11th क्लास में ऐसे ही कर देते हैं ना, किसी की भी डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या, लिखो नोट करके, नोट करके एक पॉइंट लिखो। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। रेडियल आउटवर्ड होगी पॉजिटिव के लिए, अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। समझ आ गया, कोई दिक्कत। एक है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, E की वैल्यू है पॉजिटिव तो आएगा आउटवर्ड, और अगर E चार्ज, बेटा चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा तो आउटवर्ड, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोर्ड पे देखो, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट। जब भी एग्जाम में यूटी में ये डेरिवेशन आएगी साथ में ग्राफ भी आएगा, साथ में लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन आ रहा है, बोर्ड पे देखो, आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और अगर आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर 0 कहाँ पर होगा, आर इधर होगा ना 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए इधर से थोड़ी पैरेलल लाइन निकालनी पड़ती है, सही कह रही हूँ ना। इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ जाके 0 होगा, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी मतलब पता नहीं कहाँ जाके होगा,
तो इसलिए यहाँ से थोड़ी पैरेलल लाइन निकालोगे, कर्व नीचे की तरफ आएगा और लास्ट में भी पैरेलल लाइन, क्योंकि आप कह रहे हो कि जब r इन्फिनिटी होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और r पता नहीं कहाँ जाके इन्फिनिटी होगा। समझ गए? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। समझ आ गया बात? डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गई? डेरिवेशन की प्रैक्टिस घर जाके कर लेना। कल के टेस्ट में 3 नंबर में ही डेरिवेशन पक्का देनी है, पक्का। मैं बोल रही हूँ मैं दूंगी, तो घर पे जाके कर लेना जरा, ठीक है? चलिए, हो गई डेरिवेशन, सबको समझ आ गई? नेक्स्ट डेरिवेशन पे चले, डालो हेडिंग नेक्स्ट डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। चलिए करें शुरू, करें? चलो जी, अब मुझे एक शीट लेनी है। शीट मतलब एक पेपर ले लूँ। क्या ले लूँ? एक पेपर। और उस पेपर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं इससे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरा एक पेपर है, ठीक है? और इस पेपर को मैंने कौन सा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। इस बार चार्ज पॉइंट चार्ज है क्या? इस बार चार्ज कहाँ स्प्रेड है? सरफेस पे, सरफेस एरिया पे। अभी आप लोगों ने जो डेरिवेशन की थी उसमें चार्ज कहाँ फैला हुआ था? लेंथ में। समझ गए ना मेरी बात? उसमें चार्ज कहाँ फैला था? लेंथ में। इस बार चार्ज कहाँ फैला है? एरिया पे। कोई दिक्कत है क्या? ये मेरा एक पेपर है। इमेजिनेशन कर पा रहे हो आप लोग? एक पेपर है, ठीक है? उस पेपर से r डिस्टेंस की दूरी पर मैं आपसे बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा एक P पॉइंट, ये मेरा एक P पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसका इस शीट से जो डिस्टेंस है वो मैंने r मान लिया। समझ गए? अब क्या पढ़ रहे हैं? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो इस P पॉइंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? सिलेंडर एज्यूम कर रही हूँ। समझ गए मेरी बात? ठीक है? कैसे सिलेंडर, एक बार समझना। मान लो कि ये एक पेपर है, ओके? तो मैं क्या कर रही हूँ? ये पेन बीच में से, इसको बीच में से बाहर निकाल दूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं ऐसा सिलेंडर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं हो रही? बना सकते हैं। और वो 3 सरफेस पे काम खत्म हो जाएगा ना, क्यूबॉइड में 6 सरफेस पे काम करना पड़ेगा। मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करूँगी। ये मेरा पेपर है और मैं इसके ऐसे सिलेंडर एज्यूम करूँगी। समझ गए मेरी बात? तो वो डायग्राम थोड़ा सा इमेजिनेशन में समझना। हाँ जी, ये मेरा एक सिलेंडर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? तो पहले 2 लाइनें लिखनी है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले एक बात बताओ, ये पेपर है, ठीक है? ये पेपर है। इस पेपर पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ, इधर से भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सही है? और पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है ना? ये पेपर है ना, तो ये ऐसे बनाओगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये पेपर का प्लेन है, दैट्स योर पेपर प्लेन। तो इसके कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इधर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ गए ना मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलो पहले डायग्राम अब इतना किया है तो पहले कहानी समझ ही लेते हैं। चलो बोर्ड पे देख लो ज़रा, इस सिलेंडर के कितने सरफेस होंगे? 3 सरफेस। चलो बोर्ड पे आ जाओ। पहले याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा ना, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है क्या? सही गलत? ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही बात है ना? किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बोला है यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने हर जगह ई लिख दिया। इस बार E1 E2 E3 लिखा ही नहीं, बाद में लिखना पड़ता है, पहले लिख दिया। समझ गए ना मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? चलो इस सर्कल पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, ठीक है? DS1
उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, लेट इट बी ds1। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट कट करती हूँ, इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यहाँ पर भी एक छोटा सा कट करती हूँ, क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ आ रही है सबको बात? एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये मेरा सर्कल था, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इधर एक सर्कल था, उस सर्कल का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और ये मेरा कर्व्ड एरिया है, तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। समझ गई ना मेरी बात? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल? पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम प्रॉपर करके लिखवाऊंगी। बीच में जगह छोड़नी है, मुझे लिखवानी है। तो अभी मेरा नेट फ्लक्स कितना होगा? φ1, φ2, φ3। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? φ1 कितना होगा? E डॉट ds1, सही है ना? फिर कितना होगा? E डॉट ds2। फिर कितना होगा? E डॉट ds3। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? इस बार मैंने E लिया, आप लोग E1, E2, E3 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपको लिखना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्म है तो हर जगह E लिखोगे। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? पहले का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? 0। फिर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं। पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल, और फिर तीसरे की बात करते हैं। क्या आएगा? पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में cos 90। cos 90 कितना हो जाता है? खत्म कर देता है। चलिए, E क्या है? यूनिफॉर्म। बाहर निकाल दूँ? ठीक है, तो इसे बाहर निकाल दिया। अंदर अच्छा बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds1, cos 0 1 होता है। यहाँ पर भी E को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds2, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। E ds1 का इंटीग्रेशन करूँगी s1 मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो s2 मिलेगा। s1 क्या है? सर्कल का लेट दी इट्स रेडियस इज r मान लो। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E। सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बात है, पाई आर स्क्वायर सर्कल ना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया? रिपीट करना है किसी के लिए? पक्का? डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं कुछ लिखवा रही हूँ। अभी किसी को डाउट है दोबारा से तो पूछो मेरे से। सबको क्लियर हो रहा है क्या? ये डेरिवेशंस प्रिपेयर करनी है घर जाके। किसी को दिक्कत है तो जल्दी पूछो। डन मैडम? हाँ 100% दूंगी। हाँ पक्का दूंगी, पक्का। डाउट है दोबारा समझाना है? हाँ अभी लिखवा रही हूँ। हाँ हाँ दोनों, जो चीज़ मुझे पता है इम्पोर्टेंट है वो तो मैं दूंगी ना। क्या? वो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी दे दूँ। लो जी, बस डायग्राम कंप्लीट कर दूँ। चलो बच्चों, ऐसा मतलब पेपर से यहाँ से इंटरसेक्शन हो रहा है, ये समझ लेना। मतलब अभी मैंने एक पेपर में ऐसे तुम्हें कराया था ना, ऐसे समझो। ये है ना, सही है ना? तो यहाँ से यहाँ तक का मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस को मैं L मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L और इसका रेडियस मैंने R माना है। ओके, अच्छा एक बात सुनो, हो सकता है कि बुक में ना मैं मतलब ये गलत नहीं है, मैं बस तुम लोगों को बुक की बात बता रही हूँ। बस 1 मिनट बोर्ड पे देख लो, क्योंकि दोनों इक्वल एरिया है तो बुक में इसको ऐसे लिया गया है, इसको भी A ही लिख दिया, इसको भी A लिख दिया, क्योंकि ये A बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख। ठीक है ना? देखो S1 क्या है? इस सर्कल का एरिया। S2 कितना है? इस सर्कल का एरिया। सिलेंडर के दोनों सर्कल का एरिया इक्वली होगा ना, या अलग अलग होगा? अभी A लिख लिया, समझ गए? तो ये कितना आ गया? फाई = 2EA। इसे इक्वेशन 1 ले लेना। आप लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में मुझे काटना ही है। चलो नोट हो गया? आप पहले लिख लें जो ऊपर लिखना है।
या मैं समझा दूँ क्या लिखना है? समझा दूँ? देखो आपको ऐसे लिखना है, लिखवाऊँ? तो फिर लिखो, लिखो जल्दी से। बच्चों आज क्लास 7 बजे छुट्टी कर दूँ? मेरी 3 डेरिवेशन से तीनों कंप्लीट हो जाएंगी। तुम लोगों को यूटी का सिलेबस मिल रहा है पर मेरा सिलेबस पीछे रह रहा है, इसीलिए इसके बाद एक और क्लास लगेगी मेरी, तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर मुझे एक दिन पूरा चैप्टर भी रिवाइज कराना है, ठीक है? इसलिए आज 7 बजे तक क्लास। अपने घर पे मैसेज डाल देना अगर किसी को डालना है तो। मुँह देखो इसका। 3 डेरिवेशन करा रही हूँ और कल तीनों डेरिवेशन देनी है पक्का। अच्छा ऐसा करते हैं, कल टेस्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, फ्लक्स का, गॉस थ्योरम का, और जो आज कराया बस, पहले का छोड़ो भी, अब वो तुम्हारी मर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेस्ट, फील्ड लाइंस, फ्लक्स, गॉस थ्योरम, नहीं, जो मैंने कहा वही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स, गॉस थ्योरम और जो आज कराया, इसका टेस्ट है कल। लिखो जरा, क्या लिखा हुआ है मैंने? अच्छा लिखवा रही थी, लिखो। कंसीडर अ, लिखो जल्दी, कंसीडर अ थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज, ये लिख लो, थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है? having charge density, having charge density rho। अब इसके बारे में मैं समझाऊंगी, अभी बस लिख लो, दैट्स जीरो। सुनो देना, एक मिनट बोर्ड पे देखो, इसके बारे में मैं भी समझाऊंगी, सुनो पहले मेरी बात। हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, देखो जब चार्ज लेंथ में स्प्रेड था तो आपने क्या लिया था? दैट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज एरिया पे स्प्रेड होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ गए ना मेरी बात? इसका फॉर्मूला Q अपॉन L, इसका फॉर्मूला Q अपॉन A, इसका फॉर्मूला Q अपॉन V, वॉल्यूम। समझ गए ना मेरी बात? कोई दिक्कत है किसी को? Q अपॉन V, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सही है? लैम्डा रो, दूसरा वाला भी रो है। चलो पढ़े आगे। क्या लिखवाया मैंने? चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है? अब लिखो लेट P ए पॉइंट, लेट P। बच्चों यहाँ पे है वो मेरा P पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो P पॉइंट है, ओके? लेट P बी अ पॉइंट L डिस्टेंस फ्रॉम शीट, L डिस्टेंस फ्रॉम शीट where electric field has to be found, where electric field has to be found, ठीक है? where electric field has to be found। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। तो अगर ये डिस्टेंस L था तो मेरे को अब यहाँ पे एक P डैश भी मानना पड़ा जो इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया। समझ गए? गॉस सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होना कंपल्सरी है, तो जितना इधर है उतना उधर भी होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट अस चूज अ P डैश पॉइंट, लेट अस चूज अ P डैश symmetrical with P, P dash symmetrical with P, on other side symmetrical with P, symmetrical with P, on other side of sheet, other side of sheet, ठीक है? Now draw a Gaussian cylinder। एक बार स्पेलिंग बोल दूँ, GAUSSIAN, Gaussian cylinder, GAUSSIAN, सिलेंडर, ठीक है?
which pass through the point P and P dash. ठीक है, एक लास्ट लाइन लिख लिए नेक्स्ट लाइन से, as she P and P dash. Last line, the electric field at all point on either side, near the sheet is perpendicular to its plane, near the sheet is perpendicular to the plane and outward. कोई दिक्कत? पक्का? एंड आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। सही है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो जी, तो अब हमें क्या लगाना है? बाय गॉस थ्योरम, है ना? अब क्या यूज कर दूं? बाय गॉस थ्योरम। हाँ बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम कहता है, बट यहाँ पर सिग्मा होगा ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, क्योंकि मेरा जो चार्ज है वो कहाँ पे स्प्रेड है? सरफेस एरिया पे। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे पुट कर दूँ, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी फ्लक्स है, इक्वेशन 2 भी फ्लक्स है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दूंगी। तो कितना आएगा? 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। ठीक है, और ये शीट इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? देख लेना, ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद है कितनी जगह यूज हो रहा है, बहुत जगह यूज हो रहा है। हाँ जी, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड। सही है? अच्छा आप देखो, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है? सही करा ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक बार बताओ, अगर मैं ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आर, तो क्या मिलेगा? सही है ना? आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। चलो अब कुछ स्पेशल केस करेंगे हम। हाँ जी, नोट कर लो। स्पेशल केस करें? एक मिनट, अरे बात करो यार तुम लोग। ये बताओ, सबको समझ आई बात? अरे इसको बंद कर दो, इसमें रिफ्लेक्शन आएगा, वो भी डाल दो। आएगा सर, एक बार देख लेना, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा। कटिंग करनी पड़ेगी बीच में। चलो ठीक है, हाँ मैं ले लूँगी, तुम जाओ। हाँ ये बात कर लो नालायको, मुझे बताया जा रहा हो यूटी सिलेबस, खुद के दिमाग में है यूटी सिलेबस? आज जो पढ़ा है ना, घर जाके पढ़ते भी नहीं होंगे। ये किताबें इसे बंद करके रखी जाती होंगी और ट्यूशन वाले दिन खुल के फिर आ जाती होंगी। बताओ सही? कल टेस्ट अगर अच्छा नहीं हुआ ना, तो आगे की 3 क्लास तक बिठा के यही याद करा दूंगी, चाहे सिलेबस खत्म हो, बोर्ड तक या नहीं हो, वो तुम्हारी हेडेक है, यही याद करा दूंगी। तो एक हफ्ते तक स्टमच ही होना चाहिए फिर पे। हाँ फिर स्टमच पे नहीं करते रहना। चले डाले स्पेशल केस।
स्पेशल केस। अब मैं उस स्पेशल केस में क्या कर रही हूँ, अब मैं दो शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख रही हूँ, ठीक है। ये दो शीट एक दूसरे के पैरेलल है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने, इस पे भी मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। लेट इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, पहले नोट बाद में कर लेना, मैं टाइम दे दूंगी। पहले मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर Q पॉइंट पर, फिर R पॉइंट पर, ठीक है। मुझे P, Q, R इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो और मुझे बताओ, पहली शीट की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ, अंदर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बाहर, ऐसे होता है ना, सही है, पहले की वजह से। सही है गलत है? चलो अब दूसरे की वजह से P पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, तो इसकी वजह से भी कैसे हो जाएगा, सही है गलत है, सही है पक्का। चलो अब एक बार Q पॉइंट पे देख लेता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो क्या, राइट डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो सही क्या है गलत है, समझ आ रही है मेरी बात। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस साइड देखना है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इस साइड देखना है। आ रही है बात समझ में, दोबारा समझाओ। चलो अब R पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सही है। अब बताना क्या चाहती हूँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब दो शीट्स रखी हो, पॉजिटिव है दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो दोनों के सम की वजह से निकलेगा। सही कह रही हूँ, सेम डायरेक्शन जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन जुड़ेगा। और इधर कैसा है, ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या होगा, माइनस। आ रही है मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या। पहले मैं Q पॉइंट पे निकालती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पे निकाल रही हूँ, Q पॉइंट पे। दोनों कैसे नेचर के, दोनों अपोजिट हैं, तो क्या होंगे, माइनस। आप हमेशा राइट वाली साइड को क्या लेते हो, पॉजिटिव, और इस वाली को क्या लेते हो, नेगेटिव। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, E1 माइनस E2। सही है गलत है। एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों ने अभी निकलवाया, कितना, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आई मेरी बात, दोबारा समझाऊँ क्या। अच्छा, अगर इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाए, जितनी चार्ज डेंसिटी इतनी दी है इसको भी उतनी दो, तो ये सब कट जाएगा, कटेगा या नहीं, क्या कटेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 का। अगर आप दो प्लेन शीट को एक दूसरे के पैरेलल रखते हो, तो उनके बीच में कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे, तो उनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, अगर दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। आ गई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत है। अब एक बार R पॉइंट पर भी निकालते हैं। R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इधर ये भी इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, E1 प्लस E2। तो मेरे पास ER कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेती हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है अगर मैं मान लूँ, तो मेरे पास ER पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, तो बाहर कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। समझ गए मेरी बात। कोई मुझे EP पे बताएगा कि कितना होगा, सेम ही होगा ना, यहाँ भी जुड़ रहा था उधर भी जुड़ेगा, बट बस क्या हो जाएगा, सॉरी सही है ना, बस माइनस ही आ जाएगा ना, उस साइड जा रहा है।
समझ गए मेरी बात? मेरे को बताना क्या है, सुनो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। दो शीट है, दोनों पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इनके बीच में याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। समझ गए? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना है, सिग्मा अपॉन, बस ये तो हमें पता ही है। ये कहाँ पर होगा, राइट साइड में, और ये कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में, अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। दैट्स द कंक्लूजन जो आपको याद रखना है। ये तो मैंने रीजन दिया, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो करना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं तो डेरिवेशंस दूंगी। रिपीट करना है, कोई भी स्टेप किसी को पूछना है। सबको समझ आ गया? बाकी ये सबके लिए रिपीट करना है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो नोट कर लो। चलिए, मैंने क्या बोला एक बार रिपीट। पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। बाहर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना, सिग्मा अपॉन, बस इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये याद रख लेना। सही है? अब क्या करते हैं, अब स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2। अब इधर मैं ले लेती हूँ पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट्स इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, और इधर क्या ले लेती है, नेगेटिव। इधर क्या ले लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में कितना मान लेती हूँ, सिग्मा 2। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे डिक्लेरेशन ले ले पेपर पे कि कल कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तुझे अपने से मतलब है, दूसरों से मतलब है, उस हिसाब से पढ़ के आएगा। अच्छा, तो अगर ये सारे फेल हो गए तो तुझे भी फेल होना है ना? कुछ मत बोल, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, और घर जाके प्रैक्टिस पहले ही माइंड सेट करके बैठे हो कि हमें कल कुछ नहीं आता। रात में मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है कि कितना प्रिपेयर कर पाओगे। मैम ने 4 टॉपिक बोले तो चलो 3 टॉपिक याद करके चलेंगे, उसमें दिमाग नहीं घुस रहा है। इस चीज में आ रहा है कि कौन कौन आएगा और कितना पढ़ के आएगा। या पढ़ने की कोशिश कर लो। ये मैथ्स नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये याद रखना, ये फिजिक्स है। यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, और सब कुछ करने के लिए बोला था कि डेली जितना पढ़ा रही हूँ उतना घर जाके याद कर लो। इतनी बात समझ आई थी मेरी? बोला तो तूने बहुत कुछ, मैं सबकी सुन रही हूँ। गॉस लॉ की स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट दो गॉस लॉ की। क्यों नहीं आती? कल पढ़ने आए थे ट्यूशन, क्या बोला था कि जितना पढ़ा रही हूँ उसे सेम डे घर जाके याद कर लो। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? फिजिक्स में 4 से 5 चीजों के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में यहाँ नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ एक चीज पे 10 चीज समझानी है मुझे। जब मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है तो तुम लोगों को याद करने में कितना टाइम लगेगा? फिजिक्स के लिए जितनी बाकी सब्जेक्ट में हार्ड वर्क है ना, उससे डबल है। मैं मैथ्स का भी कंपेयर कर लूँ तो मैथ्स फिजिक्स के सामने कुछ नहीं है। फिजिक्स में घर जाके मेहनत कर लो। प्यार से पढ़ना ही नहीं है किसी को भी। चलिए, यहाँ पे पहले P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसा होगा बताओ जल्दी? लेफ्ट राइट? लेफ्ट ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ऐसे ही तो होती है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इधर, ठीक है। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, अंदर की तरफ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, राइट। तो देखो इस पॉइंट पे देखना है, ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, E1 E2। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? अब इधर आ जाते हैं R पॉइंट पे। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, अंदर की तरफ, तो ये तुम्हारा E2 है। इस पर इसकी वजह से पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बाहर की तरफ, तो ये तुम्हारा E1 है। तो अब क्या हो रहा है, अब बाहर ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, अब बाहर 0 हो जाएगा। अब एक बार अंदर की बात करते हैं, इधर की। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बाहर की तरफ, राइट, E1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अंदर,
तो अब सेंटर पे ऐड हो जाएगा। आ गई बात समझ में? रिपीट करना है किसी के लिए? चलो तो पहले P पॉइंट पर निकालती हूँ। तो P पॉइंट पे कितना होगा? E2 माइनस E1। हम हमेशा इस वाले को पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव लेते हैं, राइट? राइट साइड वाले को आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले को आप क्या लेते हो? नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल हो जाए, लेट इट बी सिग्मा, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाए? सॉरी, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। अभी सेंटर पे निकालती हूँ, तो मुझे निकालना है EQ। EQ कितना होगा? E1 प्लस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेती हूँ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर मेरा सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल हो जाएगा तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ठीक है, तो पहले का ठीक उल्टा हो गया। पहले बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था, सेंटर पे 0 था, अभी उल्टा हो गया। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाहर 0 है अगर दोनों शीट पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? इस चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। uniformly charged thin spherical shell, most important shell, SHELL। तीनों डेरिवेशंस में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज दिस। ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेरे को एज्यूम करनी है एक स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो ये मैंने स्फेरिकल शेल एज्यूम कर लिया। सेंटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा बना लूँ। ठीक है, इसका सेंटर मैंने O ले लिया और इसकी रेडियस मैंने कैपिटल R एज्यूम कर ली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक इसके बाहर, एक इसके ऊपर और एक इसके अंदर। समझ गए मेरी बात? एक कहाँ पे निकालना है? बाहर, आउटसाइड, एक एट दी सरफेस, एक इनसाइड। ठीक है, तो पहले मेरे को इसे चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज इसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कोई दिक्कत है क्या? इसकी रेडियस कैपिटल R है। अब आपको पता, मान लो कि मुझे आउटसाइड P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आप बाद में गॉसियन सरफेस बोल दोगे। तो अभी क्योंकि मुझे आउटसाइड निकालना है, तो मैंने P पॉइंट से पास होते हुए एक सरफेस एज्यूम कर लिया और इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली। और आपको क्लियरली दिख रहा है स्मॉल r अभी बड़ा है कैपिटल R के। समझ गए? इसके कितना सरफेस होगा? एक ही होगा ना, इसका तो एक ही होगा ना, स्फेरिकल का। सही कह रही हूँ ना? इस स्फीयर का कितना सरफेस होगा? बस एक ही होगा। तो पहले मुझे फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होता है? E डॉट ds। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? चलो, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? आउटवर्ड। एरिया वेक्टर छोटा सा कट कर लूँ, उसका भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0। सही। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल दूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ds क्या होगा? स्फीयर का 4 पाई r²। कौन सा r? आप इसके सरफेस की बात कर रहे हो, तो इसका रेडियस स्मॉल r था, तो 4 पाई r²। ये हो गई इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट। हाँ जी, हाँ गॉसियन सरफेस पे तो लेते हैं।
ये जो मेरा छोटा सा एलिमेंट है वो कहाँ पे कट करूँगी, गॉसियन सरफेस पे ही, तो गॉसियन सरफेस का ही तो एरिया आएगा, तो इसलिए स्मॉल आर। तुम कुछ और पूछना चाह रही हो, क्या बताओ? आपने कहा था कि वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। क्यों स्फीयर सिमेट्रिकल नहीं है इसके चारों तरफ? सिमेट्रिकल मतलब हर जगह से सेम और हर जगह से इक्वल डिस्टेंस। तो ये तो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, हर जगह से इक्वली तो होगा। स्फीयर तो अपने आप में सबसे बेस्ट सिमेट्रिकल चीज़ है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? चलो अब भाई गॉस लो, फाई का फॉर्मूला कितना होता है, क्यू अपॉन, बट चार्ज कहाँ पे स्प्रेड है, सरफेस पर, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एफ, सॉरी कितना होगा, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन ए। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो ये मेरे पास कितना आएगा, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सिग्मा ए। अभी और भी बहुत कुछ करना है, पहले से नोट कर लो। हाँ लिखना है, पहले इतना नोट कर लो, बीच में स्पेस छोड़ देना ताकि मैं ये कंप्लीट करा सकूँ। ये नेक्स्ट डेरिवेशन है, नया पेज। मेरे को सिर्फ बीच में 3 लाइन लिखवानी है इसके ऊपर। हो गया, सबका नोट हो गया? किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है, पूछना है दोबारा? मुझे ये पूछना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्यों है, पॉजिटिव, और ds इसी की डायरेक्शन में क्यों है? हाँ, हमने पढ़ा था कि सर्कल के चारों तरफ रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद है ये बात सबको? लगता तो मुझे नहीं है, मैं एक बार बता दूँ। ये सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने बताया था रेडियस है ना, ये जो भी लाइंस निकलेंगी वो सब इस सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस से पास हो रहा है ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो मैंने 0 डिग्री मान लिया। चलिए बच्चों, मेन बात पे आते हैं। मैंने ई निकाला अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। सही है गलत है? मेन बात सुनो, मेन बात, ए क्या है, ए क्या है, एरिया। प्लीज़ बोर्ड पे देखो, मैंने यहाँ पे देखो सिग्मा लिखा क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सही है ना? तो चार्ज फैला किस पे है, बड़े वाले सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल पे, छोटे पे। आपने इसको चार्ज दिया था ना, इसको चार्ज दिया था, और इसकी वजह से आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। सही कह रही हूँ ना? मेन चीज़ तो यही है ना कि इसको चार्ज दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो ये तो मैंने इमेजिनेशन किया था, राइट और रॉन्ग? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया इसका आएगा या इसका आएगा? व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, राइट? तो किस पर चार्ज दिया जा रहा है, छोटे वाले पे, तो एरिया किसका आएगा, छोटे वाले पे। तो छोटे वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, पर छोटे वाले का आर। तो इस एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? ये क्या हो गया, आउटसाइड, स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए मेरी बात? नोट करो जल्दी से।
डन? नहीं करवाया? हाँ ये डेरिवेशन करवाई होगी ना? ये पूरी डेरिवेशन नहीं लिख पाई? हाँ वो भी लिखवाऊंगी, भी बता रही हूँ वो भी अभी बता रही हूँ। यहाँ तक हो गया सबका? पहले मेरे को सारा पॉइंट्स क्लियर करने दो भाई, ठीक है? चलो अब एट दी सरफेस बात करते हैं। कहाँ पे बात करूँगी? एट सरफेस। अब मैं सरफेस पे बात करती हूँ। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, आप समझो। तो ये गॉसियन सरफेस उठ के यहाँ पर आ जाएगा क्या? अभी मैंने बाहर निकाला, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालना है, तो ये उठ के इसके ऊपर आ जाएगा क्या? तो क्या मेरे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी क्या? सही है। पहले मैंने कहा बाहर निकालो, तो इमेजिनरी सरफेस बाहर था। अब मैं बोल रही हूँ एट सरफेस निकालो, तो ये सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सरफेस पे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? थर्ड, इनसाइड। देखो जरा बच्चों, इनसाइड क्या? अब जब मैं इनसाइड की बात करूंगी तो मेरा इमेजिनरी सरफेस कहाँ पे बनेगा? अंदर। पहले बोर्ड पे देखो, अब सरफेस कहाँ पर है? अंदर। क्या इसके अंदर चार्ज आ रहा है? तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं आ रहा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? इनसाइड में क्या करूंगी मैं? लिखूंगी बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम Q इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड दी स्फेरिकल शेल। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट अंदर कितना हो जाएगा? 0। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? बस एक मिनट, क्लियर है क्या? अब एक मिनट बोर्ड पे देखो, यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर क्या था? स्फेरिकल शेल की रेडियस, वो तो कांस्टेंट है ना? सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर स्क्वायर के। कहाँ पर? आउटसाइड। सही गलत? आप देखो एक कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की रेडियस तो फिक्स्ड है ना, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? सरफेस पे तो आर आ ही नहीं रहा है, सरफेस पे तो आर आ ही नहीं रहा है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो एक मिनट बोर्ड पे देख लो बस। ये मान लो मेरी स्फीयर है, सेंटर से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ठीक है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? मैक्स। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आ गया। समझ आ गई मेरी बात? रिपीट करना है क्या? हाँ चलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ये सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो ये रहा 0। सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था? तो ये रहा, सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स हो गया। अब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर ये स्फेरिकल शेल है, ये 0 यहाँ मैक्स यहाँ घटेगा, तो ये बाहर घट। समझ गए मेरी बात? चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल ज़रा पढ़ के आ जाना जो मैंने टॉपिक्स टेस्ट के लिए दिए। आज के लिए इतना, थैंक यू।